कोई स्टूडेंट है क्या? तो यहाँ 9 से 11 तक के स्टूडेंट यहाँ पर हैं और 9 और उसके बाद 10th करने के बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। 11 में जब आप जाते हैं तो वो हम सब्जेक्ट हमारी रुचि क्या है, हमें उससे संबंधित कौन सा विषय चूज करना चाहिए, उससे संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कि आप लोगों की बातों की आवाज यहाँ पर अभी तक बहुत ज्यादा आ रही है। आ जाओ बेटा आ जाओ। 3-3 कर दीजिए, 3-3 कर दीजिए। बहुत ज्यादा आवाज आप कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा शांत हो जाएगा, तभी आप हमारी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और सारी चर्चा बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी 2 बेंचें और खाली है अपने पास, जो लड़कियां रह गई हैं इधर खाली हैं। मैम 2 यहाँ पर आवाज नहीं करेंगे, शांत होकर सुनिए, आपके काम की चीज है और आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी आवाज नहीं मैम 2 बेंचें खाली हैं अभी। आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उधर चले जाओ। तैयार है ना सुनने के लिए? 2 बेंचें खाली हैं अपने पास। यहाँ पर हम काउंसलिंग की बात, सुनो बेटा यार सुनो, क्या हुआ? बेटा वो खाली होगा। अब अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये सारे आपको जो हम बताने वाले हैं वो सब खोल लो काफी हम आपको बताने वाले हैं, वो आपके बहुत काम की चीजें हैं। आपकी काफी। लेकिन यहाँ जब हम चर्चा करेंगे तो उसका एक नियम है, तभी आपको हमारी बात समझ में आ पाएगी और आप जब पूछेंगे आपकी बात हमें समझ आ पाएगी। उसका नियम ये है कि जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आपको अपना हाथ उठाना है। ठीक है। आपके पास माइक पहुंच जाएगा और आपको माइक पर वो प्रश्न पूछना है। ठीक है। आगे चले जाओ बेटा, आगे खाली है जगह। जाना है आगे? नहीं पूछते हैं उस कंडीशन में जैसे उत्तर देना है तो भी उन्हें हाथ उठाना है। ठीक है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या उत्तर देना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, आपकी जो स्कूल है वहां पर जो आपकी स्ट्रीम जैसे हम बोलते हैं संकाय, जो विषय आप लोगों को उपलब्ध है, जो आप 11th में ले सकते हैं या 11th वाले स्टूडेंट जो सब्जेक्ट ले चुके हैं, वो आपके पास है। कला संकाय मतलब आर्ट्स, गणित संकाय मतलब मैथ समूह, मैथमेटिक्स समूह, जीव विज्ञान संकाय बायोलॉजी और वाणिज्य संकाय मतलब कॉमर्स। ठीक है। अब जिन स्टूडेंट ने कला संकाय लिया है या जो कला संकाय लेने वाले हैं, सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन? कोई ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन ना दिख रहा हो? तो सभी ने जिन्होंने कला संकाय लिया है, आर्ट्स ग्रुप लिया है या जो भविष्य की संभावनाएं उसमें क्या होंगी, इसमें जब आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो बैचलर डिग्री कोर्स होते हैं, बैचलर डिग्री कोर्स जो होते हैं जिन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए बोला जाता है, सबसे लोकप्रिय ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद ही किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषय हैं जिन्हें स्टूडेंट अपने कैरियर के अनुसार चुन सकते हैं। आमतौर पर आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों के लिए इस प्रकार लोकप्रिय बैचलर डिग्री कोर्स उपलब्ध हैं। कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं? ये सारे बीए के कोर्स हैं जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र
टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है। तो अब इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये इनसे संबंधित बात हो रही है जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या भविष्य में जो अपनी योजना बना रहे हैं कि हम आर्ट्स का विषय लेंगे। अब हम सोचते हैं कि यदि हमने आर्ट्स ले लिया, साधारणता सामान्यता हम ये सोचते हैं कि यदि हमने आर्ट्स ले लिया तो फिर हम टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। ऐसा कौन कौन सोचता है? हाथ उठाएगा कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती। कोई नहीं सोचता ऐसा? अच्छा ठीक है, मतलब सभी ये सोचते हैं कि आर्ट्स में भी टेक्निकल एजुकेशन होती है, ठीक है। मैं दे दूंगा। हेलो ये थर्ड नंबर पर हेलो ये रहेगा। जी जिसको बोल रहा है वो हाथ ऊंचा कर दे, तुम्हारी वहां पर नहीं मुझे अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सोनी विश्वकर्मा। आप खड़े हो जाइए। जैसा कि अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया तो इसलिए मुझे लगा कि आप सभी को मालूम है कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन होती है। वो टेक्निकल एजुकेशन कौन सी होती है आर्ट्स में, वो आपको बताना। पता है आपको? तो बेटा आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? फिर हाथ उठाना चाहिए ना, मैंने पूछा था आपसे। अब उठाइए हाथ कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन होती है या नहीं होती है? नहीं होती है मैंने हाथ उठाइए कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? देखो टेक्निकल एजुकेशन का मतलब होता है, सामान्यतः मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर सीखना, ठीक है, और अगर टेक्निक से संबंधित ये सीखना। तो कला का जो विषय होता है उसमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती है। अच्छा होती है ये कौन कौन मानते हैं? ये हाथ उठाइए। अच्छा मतलब अभी आप क्लास में नहीं है ना? पीछे से एक हाथ उठाए सर। आ जाएंगे जी तो बताएं। हाँ बेटा बोलिए। बोलिए, क्या नाम बेटा? माय नेम इज पलक विश्वकर्मा। जी सर मुझे ये पूछना है कि इसमें जो भी सर बता रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए ना। सर मुझे माहिती बता। हाँ वो बताएं। जो भी सर बता रहे हैं तो इसमें होती भी और नहीं भी होती। मतलब मुझे ये पूछना है इसमें होती है तो क्या होता है? हाँ बैठिए बेटा। मैं इसीलिए आप सभी से प्रश्न पूछ रहा था जिसका आपने हाँ में भी उत्तर नहीं दिया और नहीं में भी उत्तर नहीं दिया। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि आप ये जानना चाहें मुझसे कि आर्ट्स में होती है या नहीं होती है टेक्निकल एजुकेशन। नाम बताओ बेटा। सर, माय नेम इज सुखदेव शर्मा है। सर इसमें सर जो आर्ट्स होता है सर उसमें जो होता है सर टेक्निक कोर्स भी होता है सर। इसमें कंप्यूटर और आर्किटेक्चर के बारे में भी होता है सर। अदर इसमें हम कर सकते हैं सर। और जो जॉब वगैरह IAS UPSC इसके अलावा भी MPPSC के अलावा भी कंप्यूटर के क्षेत्र और आर्किटेक्चर के बारे में इसमें हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जब हम कोई बात स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जैसा कि उस बालिका ने स्टार्ट किया, बेटा क्या नाम है? उपदेश शर्मा। उपदेश शर्मा। बेटा आपका नाम क्या है? पल्लव। पलक विश्वकर्मा। पलक विश्वकर्मा और उपदेश, इनने उस बात को शुरू किया कि आप लोग क्लास में आ गए, मतलब बात समझ रहे हैं हमारी, है ना? नहीं तो एक घंटे बोलते और चले जाते, ठीक है ना? तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बहुत सही बताया और सामने लिखा हुआ है, बोली हुई चीज आपसे पूछ रहा था, वो सामने लिखा हुआ है कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन होती है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि आर्ट्स में टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती है। इसमें एक तो कोर्स आप BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक कोर्स भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है? ये दो कोर्स आप कर सकते हैं। बीच में आपका कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक हाथ उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? लेकिन हाथ उठाएं, ठीक?
लॉ कोर्सेज, कानून से संबंधित कोर्सेज, ठीक है। कानून से संबंधित कोर्सेज, अगर आपको कानूनी दाव पेच अच्छे लगते हैं, अब आप ये कैसे समझेंगे कि आपको कानूनी दाव पेच अच्छे लगते हैं? ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वयं भी समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा, कितने लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, है ना? तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं आपकी क्लास में जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल वालों की संख्या ज्यादा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब बातें नहीं, आपस में थोड़ी ना बातें करना है, मुझसे बातें करना है ना? मुझसे बात करोगे तो मैं जाएगा आपके पास, ठीक है? तो चलिए, ये मैंने देखा कि ज्यादातर लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, है ना? आपको आना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ चैनल देखते हैं ज्यादातर लोग। उस न्यूज़ चैनल में शाम के टाइम डिबेट होते हैं। डिबेट मतलब एक एंकर होता है उसमें और 5-6 लोग बैठते हैं और उनसे चर्चा की जाती है विभिन्न विषयों पर, डेली होने वाली घटनाओं पर। ये डिबेट कौन कौन लोग देखते हैं? आप उठाएं। डिबेट को देखते हैं। अंजनाओं कश्यप का डिबेट, रवीश कुमार का डिबेट, वो डिबेट कहलाते हैं। हल्ला बोल, हाँ, रवीश कुमार का 9 बजे प्राइम टाइम एनडीटीवी पर। हाँ, कम लोग देखते हैं लेकिन देखते हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। आप लोग देखते हैं, इनको देखने से क्या होता है कि हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ता है, हमारी समझ भी बढ़ती है और हमें जानकारियां भी मिलती है। और जब हम न्यूज़ चैनल खोलकर बैठते हैं तो हमें सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, अदर चीजें भी न्यूज़ चैनल पर आती हैं, साइंस से संबंधित आती हैं, मैथमेटिक्स से संबंधित आती हैं, ये चीजों की जानकारी भी हमें मिलती है। तो जिन लोगों को न्यूज़ का शौक है और जिन्हें लगता है कि काश मैं भी ऐसा रिपोर्टर होता और मैं भी न्यूज़ देता या सुनाता या एंकर बनता, तो इस तरह से जब आप उस न्यूज़ के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप उसमें तर्क कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? तर्क कर सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं किसी बात का। अपनी बात को जब सामने रखते हैं तो उसे प्रूव कर सकते हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात सही है। आपने देखा होगा कि जब 4-5 मित्र कभी आपस में बात करते हैं तो उसमें 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात मनवा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, इसीलिए वो ग्रुप के लीडर बन जाते हैं। उनके पास लॉजिक होता है, अपनी बात को मनवाने का तर्क होता है, वो इस तरह से इस बात को रखते हैं कि वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। अब ये जो आपकी विशेषता है ये लॉ कोर्सेज में काम आती है। किसमें काम आती है? लॉ कोर्सेज, वकालत, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें कि और आप भविष्य में कामयाब वकील बनना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम का चयन आपके लिए सटीक है। यदि आप तर्क में, लॉजिक में, कानूनी दाव पेच में यदि आपकी रुचि है तो आपने आर्ट्स ले लिया है या लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा विषय है। आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट एलएलबी कर सकते हैं। आमतौर पर एलएलबी की योग्यता स्नातक की डिग्री है, हालांकि आजकल स्टूडेंट्स लॉ में 5 साल के एकीकृत कार्यक्रम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एलएलबी करने के लिए एक्चुअली पहले ग्रेजुएशन मांगा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आप एलएलबी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एकीकृत कोर्स भी आ गया साथ ही साथ, क्या 12th के बाद ही बीए प्लस एलएलबी ले सकते हैं। बीए और एलएलबी साथ में कर लेंगे, 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसके साथ बीबीए प्लस एलएलबी भी साथ में कर सकते हैं, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ का कोर्स भी 5 साल का एकीकृत कोर्स होता है, इसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप उठाना है जिसे हमें यदि कोई
एक बात और है कि ये जो काउंट है, ये जो आपका कैरियर काउंसलिंग होती है, इसमें विभिन्न जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारी। ये तो अभी हमें सिर्फ 1 घंटा में मिला है, आप लोगों से बात कर लेना। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि जिन्हें हमें उन प्रश्नों के उत्तरों को हमें भी खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आएंगे कि जिन्हें हम नोट करके लेकर जाएं और हम उन्हें खोज कर आपको उसका उत्तर दें कि आप उसकी जानकारी हमसे चाहते हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि पहली स्लाइड में हम 3 यहाँ पर मैं भाई सर और अचला मैडम यहाँ पर जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो हम स्लाइड यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसका PDF भी हम आपके स्कूल को अवेलेबल कराएंगे। मतलब कोई चीज़ आप नोट नहीं भी कर पाते हैं, नोट करने की ज़्यादा टेंशन मत करना। ये पूरा PDF आपको आपका डिजिटल ग्रुप अलग होगा, तो डिजिटल ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगा। और ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, इसका जो वीडियो है वो भी हम आपके स्कूल को अवेलेबल करा देंगे, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो उस PDF में आपको हमारे नंबर भी मिल जाएंगे। आपको इसके बाद भी कभी कोई समस्या होती है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें उस टाइम यदि वो जानकारी नहीं होगी तो हम आपको उसकी जानकारी लेकर आपको बताएंगे, ठीक है ना। पत्रकारिता एवं जनसंचार, जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में बात शुरू की थी, जिस पर से हम कानून पर चले गए थे, लॉ पर चले गए, उसी बात को फिर से लाते हैं, पत्रकारिता एवं जनसंचार को। आप जैसा कि हमने चर्चा की कि वही लॉजिक यदि आपके अंदर होता है, वही तर्क करने की क्षमता आपके अंदर होती है, और साथ ही साथ आप अपनी बात को लिख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अच्छे शब्दों में और बोल सकते हैं। मतलब आपके अंदर अच्छा पत्रकार बनने के गुण हैं, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर भी रवीश कुमार और अंजना ओम कश्यप बनने के गुण हैं। आपने देखा होगा कि शाम को 6 बजते से ही लोगों के टीवी चैनल आज तक पर लग जाते हैं, क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला होता है। कौन कौन देखता है वो हल्ला बोल कार्यक्रम? अंजना ओम कश्यप का डिबेट शो देखता है कोई? अभी आप बता रहे थे ना देखते हैं। अच्छा, रवीश कुमार देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलो वहाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया। बनोगे आप पत्रकार, है ना। तो आप रवीश कुमार का शो देखते हैं, प्राइम टाइम डिबेट आती है 9 बजे, है ना, NDTV का। तो इसमें यदि किसी का इंटरेस्ट है, और मतलब एक मैं पर्सनली ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है। पत्रकारिता का क्षेत्र आजकल बहुत विशाल हो चुका है। पत्रकार होने का आज की डेट में सिर्फ ये नहीं है किसी अखबार में आप काम करने लगे या न्यूज चैनल में काम करने लगे, सिर्फ इतना अर्थ नहीं है। पत्रकार होने का अर्थ ये है YouTube चैनल आज कोई भी बना सकता है अपना YouTube चैनल। YouTube सभी देखते हैं? YouTube चैनल कोई भी बना सकता है। और आप देखना उस YouTube चैनल पर बड़े बड़े पत्रकारों के चैनल। तो यदि आप पत्रकार बन जाते हैं तो आप यदि कहीं काम नहीं भी करते, किसी अखबार में भी काम नहीं करते, किसी न्यूज चैनल पर भी काम नहीं करते, तो अपना खुद का चैनल खोलकर अपने खुद के विचार लोगों को बता सकते हैं, खबरें लोगों को बता सकते हैं और उससे इनकम भी होती है। YouTube पर ये चैनल इसलिए बनाए जाते हैं कि उनके जितने ज़्यादा व्यू होते हैं, व्यू देखते होंगे आपने, YouTube के वीडियो को इतने व्यू मिले, कितने व्यू इसको मिले, है ना। तो ये व्यू जो होते हैं वो उनकी कमाई का जरिया होते हैं। जो यूट्यूबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यूट्यूबर बोला जाता है। वो उनकी कमाई का जरिया होता है, उनकी इनकम। अच्छे यूट्यूबर, सामान्य यूट्यूबर की जो होता है ना, सामान्य यूट्यूबर की इनकम भी 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की होती है सामान्य। अच्छे यूट्यूबर जो है 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमाते हैं घर पर बैठकर। ये क्या होती है? ये एक शब्द बहुत चल रहा है, स्किल। स्किल मतलब हमारे अंदर किसी काम को करने की यदि क्षमता है तो हम
हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, हमें नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम खुद अपनी स्किल के द्वारा अपनी इनकम भी बना सकते हैं और अच्छा जीवन भी पा सकते हैं, बशर्ते कि जब आप इंटरनेट का यूज करें। कई बार कहते हैं ना मोबाइल हाथ में नहीं लो, घर में भी टोका जाता है मोबाइल हाथ में नहीं लो, इंटरनेट मत चलाओ, बात वो नहीं। देखो हॉकी हम सभी खेल देखा होगा, खेल देखे होंगे, देखे भी होंगे। हॉकी खेलकर नाम भी बनाया जा सकता है और किसी को हॉकी मार हो तो नाम खराब नहीं किया सकता है वो हॉकी। इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं बात उस पर डिपेंड करती है। तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या इंटरनेट हो, उसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं बात उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो उसके बाद इनका मैडम का फिर लास्ट में मेरा। अच्छा, मोबाइल और इंटरनेट इसका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करें। जब आप सर्च करें तो उसमें क्या करें कि आपने काम की चीजें देखी, कि आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स से संबंधित देखें, हिंदी से संबंधित देखें, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट से संबंधित देखें तो आपके काम भी आएगा, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग एवं अन्य डिजाइनिंग कोर्सेज, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए काफी विशाल करियर डोमेन है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो विजुअल आर्ट में एक्सपर्ट हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन स्ट्रीम में कई ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज उपलब्ध हैं। डिजाइन में फुल टाइम 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्सेज के अलावा छात्र विभिन्न संस्थाओं द्वारा सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ फिल्म डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज निम्नलिखित हैं। नीचे डिजाइनिंग कोर्सेज के नाम दिए हैं, ठीक है। और जैसा कि बाजू में आपको चित्र दिख रहा है कि एक हाथ एक पोशाक का चित्र वहां पर बना रहा है। तो फैशन डिजाइनिंग यही होती है कि किसी चीज को डिजाइन करना, किसी फैशनेबल चीज को डिजाइन करना। अब वो आपके कपड़े भी हो सकते हैं और घर में रखने वाली कोई वस्तु भी हो सकती है, पर्दे भी हो सकते हैं, सोफे का कवर भी हो सकता है। तो उसका बाकायदा कोर्स होता है, वैसे नहीं होता, उसका बाकायदा कोर्स होता है कि आप उसे अच्छा किस तरीके से मतलब उसका नक्शा बनाकर देंगे, उसको बनाएगा कोई और, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट कोर्सेज, अन्य करियर स्कोप की बात की जाए तो इस संदर्भ में मैनेजमेंट विषय शुरू से ही बहुत सफल साबित हुआ है। आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए भी 12वीं पास करने के बाद कई मैनेजमेंट कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनमें ग्रेजुएशन डिग्री लेवल के कोर्सेज, 5 साल के एकीकृत कोर्सेज और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी शामिल हैं। हालांकि मैनेजमेंट कोर्स में सबसे लोकप्रिय निम्नलिखित कोर्सेज हैं: बीबीए, बीएमएस, एकीकृत बीबीए और इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बीएचएम और रिटेल मैनेजमेंट डिप्लोमा। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी एक समूह को मैनेज करना। तो मैनेजर एक हमारा काम, इस बात को जानते हैं कि एक मैनेजर का काम क्या होता है, प्रबंधन। इसमें यदि आपकी रुचि है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब अगला जो है गणित संकाय में भविष्य की संभावनाएं। इन स्लाइड्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा हमारे साथी अर्चना जैन मैडम, प्लीज अर्चना। सोच के लिया मैम, मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी थी। यस मैम, अभी मैम 83.4। आपको किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप आर्ट्स नहीं लोगे दूसरा मैम? नहीं किसी ने नहीं बोला? नहीं मैम, हमारे सर टीचर ने हमें समझाया था सभी ने कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आप मैथ ले सकते हो, बायो ले सकते हो, कोई से आप सिविल सर्विसेज करना है तो उनमें से भी कर सकते हो। बोला था ना? यस मैम। 2 सब्जेक्ट का
बैठ जाइए। आप लोगों में से कितने लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट का विषय का चयन नंबरों से होता है? जैसे सर इसने बताया कि इसके नंबर ऐसे किए हैं, तो इसको बोला था कि आप 10 वालों की ले सकते हो, है ना, और जिनके कम आते हैं उनको सब लोग कहते हैं आर्ट्स ले लो। तो क्या सब्जेक्ट चयन नंबरों पे डिपेंड होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता, बता सकते हो? हाँ बताइए। रुचि के अनुसार होता है। रुचि के अनुसार होता है। तो क्या सब्जेक्ट चयन रुचि के अनुसार होना चाहिए कि क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए? काबिलियत के अनुसार भी होना चाहिए। तो नंबरों, ठीक है, बैठ जाइए। तो विषय का चयन नंबर और रुचि दोनों के अनुसार होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके नंबर कम आए हैं 10 से, है ना, पर आपको सोचने में इंजीनियर बनना है, आपकी बहुत रुचि है, पर आप मैथ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मैथ ले लोगे तो इंजीनियर बन पाओगे क्या? पहले से डाउटफुल है, आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। पर उतनी ही मेहनत यदि आप अगर दूसरे विषय में करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो यहाँ बैठे हो और हम लोग जो यहाँ खड़े हैं सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि आपको पहले पता चल जाए कि हमारी क्षमता कितनी है और हम अपने आगे क्या क्या कर सकते हैं ताकि रुचि उस तरफ डेवलप हो जाए। होता क्या है, अधिकांश देखा जाता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, सैनिक वाले अपने बच्चों को सेना में भेज देते हैं और टीचर के बच्चे टीचर बन जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, जिनकी दुकान 4:30 बजे छुट्टी होगी, दुकान पे बैठे लगते हैं तो वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आने वाले भारत में आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा करें। इसीलिए आपको कला के बारे में बताया गया है कि अगर आपके नंबर कम आते हैं और आप कला लेते हैं तो आप अपने दोस्तों के सामने सेम्बलेंस फील ना करें कि हमने कला की है या आर्ट्स ग्रुप किया है तो हम उनसे कम है। ठीक है, आपकी उस तरफ रुचि नहीं है, आपकी वो क्षमता नहीं है, दूसरी क्षमता तो आपने है। अब हम आपको गणित के बारे में बता रहे हैं। तो गणित का चयन कौन करना चाहिए? जिसको शुरू से गणित हल करने में आसान लगती है। कोचिंग के दम पे आप गणित का चयन नहीं करिएगा कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि हर चीज में स्कोप है, पर आपकी जहाँ क्षमता है और फिर उसके बाद जिसमें ज्यादा रुचि है वहाँ पर आप चयन करिए। गणित में देख लीजिए कि 5 क्षेत्र बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आप गणित सिलेक्ट कर सकते हैं। 12th तक पढ़ने के बाद आपको BSc करनी होती है, MSc करनी होती है, और इसमें एक खास चीज होती है कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है। तो आप वहाँ पे विषय होते हैं ना आपके मैथ में, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो आप चाहें तो वहाँ से केमिस्ट्री को हटा के कंप्यूटर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। गणित को लेके आप ये कर सकते हैं और फिर BSc करने के बाद आप MSc कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कॉलेजों के भी पर्सनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो आप अपने क्षमता के अनुसार आपके अंदर जितनी मेहनत करने की क्षमता है या आप जितने आपको सोर्स मिल रहे हैं कि आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। पर अब MSc करने से क्या होगा, किसी को पता है? BE का तो सबको पता है, BE करके क्या होता है? BE करने के बाद क्या स्कोप है, नहीं पता आपको? BE किसके लिए होती है? इंजीनियरिंग डिग्री होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब आप जिस भी क्षेत्र में, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां हैं जो ये प्लेटर्स बनाती हैं, आपको उसमें जॉब मिल जाएगी आपके परसेंट के अकॉर्डिंग। जो भी कॉलेज होते हैं वहाँ पे कैंपस आता है और आपका जो 12th का परसेंट होता है और जो वहाँ पे आपकी कॉलेज में रेपुटेशन चल रही होती है उस हिसाब से पिकअप करके आपको जॉब देते हैं और आपको पैकेज देते हैं। पर अगर आप इसीलिए मोस्टली क्या करते हैं, GE मैथ्स या इस तरह के एग्जाम देके उसमें चले जाते हैं। पर अगर आप उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो आप BSc MSc करके भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो आपको पता है MSc करके क्या किया जा सकता है? MSc किन किन सब्जेक्ट में होती है? चलिए हम बता देते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ में BSc में यदि केमिस्ट्री ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद यदि आप उसमें केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर ले लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में, मैथ में, फिजिक्स में आप MSc कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मैथ में भी 3 मैथ पढ़नी पड़ती है BSc में, उसमें एक सांख्यिकी होती है। तो 3 मैथ में से अगर आप सांख्यिकी वाले मैथ का सिलेक्शन करते
जिससे आप लेखाकार और जो अपने यहाँ बजट बनाने वाले होते हैं उनके सहयोगी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि जी मेंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महंगी कोचिंग करें। सिंपल आप BSc करिए, MSc करिए, उसके साथ इसमें नेट JRF का एक एग्जाम होता है। आपने जो भी साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं उसमें क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने का मौका बनता है। अपने पूर्व राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट के नाम जानते हैं? हाँ, की फोटो भी लगी है ना? वो शिक्षक भी थे, साइंटिस्ट भी थे और राष्ट्रपति भी बने, है ना? तो आप लोग भी हमारे यहाँ से एक चीज बहुत पहले से वो हो चुकी है। अब हम लोगों की सारी लोग चली गई, वो भी कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पहले क्या थी, कोचिंग पे बढ़ती थी। आपको पता है कि हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे, पर अभी ऐसा है क्या, कोई उड़ सकता है क्या? मतलब वहाँ की टेक्निक पहले बहुत अच्छी थी। राम जी ने क्या बनाया, समुद्र पे पुल बनाया ना, पर हम लोग अब आज इतने सारी मशीनों के द्वारा बना पा रहे हैं। पहले क्या ये मशीनें थी, पर पहले ये टेक्निक थी। तो हमारे यहाँ से हमने ये चीजें छोड़ के दूसरी चीजों में आ गए। तो आप लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप महंगी कोचिंग करें। इसके अलावा आप इसरो जो है, इसरो का नाम सुना है आपने? क्या है इसरो? नहीं सुना? आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा ना, बहुत सारे वो दिए हुए थे डिफेंस एरोनॉटिकल रिसर्च की, तुमने सुना होगा, पर आपने इसरो सुना होगा। स्पेस क्या होता है? ब्रह्मांड, पृथ्वी के बाहर की दुनिया। तो वहाँ पे जो घटनाएं होती है, वहाँ पे जो हम वो भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, यान भेजते हैं, वो सब कैसे बनाते हैं, वहाँ पे कैसे उसकी संरचना होती है, कैसे वो काम करेगा, ये सब आप लोग साइंस से MSc, फिजिक्स से MSc और मैथ से MSc करके या कंप्यूटर साइंस से MSc करके आप वहाँ जा सकते हैं। और देश की सेवा करना चाहें तो आप डिफेंस में, एरोनॉटिकल रिसर्च में जा सकते हैं। इसके लिए आप DE भी कर सकते हैं और MSc अच्छे कॉलेज से अच्छे नंबरों से अगर आपने MSc कर ली तो कम पैसे में आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। और JRF में नेट क्वालिफाई करके भी आप उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये कुछ और क्षेत्र हैं जिसको हम आपको PDF मिल जाएगी, आप पढ़ लेंगे। मैथ एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी ब्रांच है जहाँ से आप सब जगह स्टिक कर सकते हैं। बायो वाले सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वाली चीज में भी आप जा सकते हैं, और जो कला वाली चीजें सर ने बताई है आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये सारी कॉलेज आप कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई ये विकल्प है सांस्कृतिक, जो अभी हमने आपको बताया, या आप जा सकते हैं अर्थशास्त्री में भी आप कर सकते हैं अगर आपने मैथ से साइंस की लेके MSc की है। और मार्केटिंग रिसर्च चलिए, पता है आपको क्या होता है, जब कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो देखती है कि मार्केट में कितना बिकेगा, उसकी कितनी कीमत रखी जाए, हमको क्या, जैसे मान लीजिए कोई 1 साल पहले से चल रही है, ठीक है ना, अब दूसरे साल में फिर से आई ना, और वो भी मार्केट में फेमस होगी, तो वो कैसे बिकेगी? क्योंकि पहले से तो व्यक्ति, हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट यूज कर रहे हैं, दूसरी साल में आने के साथ उसे क्यों यूज करेंगे, है ना? तो मार्केट में एक डिमांड बनाई जाती है कि वो व्यक्ति, वो हमारी चीज कैसे बिके। तो डिमांड बनाने के लिए कुछ रिसर्च की जाती है, तो वो भी आप यहाँ से, तो अगर आप
याद है आप सबको? अब पीछे लिखा गया वो पढ़ के बता दो एक बार बस। अच्छा, जीव विज्ञान कितने लोगों को आता होता क्या है? मुझे तो नहीं याद है। आप में से कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं याद? नहीं याद किसी को? याद है बायोलॉजी याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो। पीछे याद है? और चलो मैं पुराना दिमाग लगाता हूँ अपना। शायद मैंने बीएससी करी है बायो में, उसके बाद मैंने फैकल्टी भर्ती। याद आया मुझे? क्या लिखा है वहाँ पे? जीव विज्ञान मतलब जीवन का विज्ञान, मतलब जो अपन है हाथ पैर नाक आँख कान मुंह सांस ले रहे हैं, वही तो जीवन का विज्ञान है। और यदि वो विषय हम लेते हैं, जीवन का विज्ञान यदि हम लेते हैं, तो हमारे लिए एक अपार संभावनाओं का द्वार खुल जाता है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं। अभी एक बहुत खराब बीमारी चली है कोई सी, क्या नाम है उसका? कोरोना। पता नहीं कहां से आया शब्द, मुझे नहीं मालूम इतना, पर शायद मैंने वो विषय लिया था तो थोड़ा सा शायद मैं कनेक्ट कर लिया उससे। बेटा उठ के दरवाजा लगा दो। यदि आप ये विषय लेते हैं तो बहुत करीब से आप ऐसी चीजें जान सकते हैं। यदि मैं आर्ट्स विषय लेता हूँ तो राणा प्रताप से लेकर हल्दी घाटी से लेकर पुरानी सारे ऐतिहासिक चीजें जान सकता हूँ। लेकिन मेरा विषय है जीव विज्ञान, यानी कि जीवन का विज्ञान। जीवन कैसे चल रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या बनेगा, आगे क्या होगा। तो सवाल ये आता है कि ये विषय लूं क्यों? अभी इस बीमारी से कनेक्ट करता हूं आपको। अब बीमारी है या नहीं है कौन पता करेगा? कौन पता करेगा? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वो एक छोटी सी लैब होगी, वहां पे अपना टेस्ट देंगे। तो वो जो लैब टेक्नीशियन है या लैब सहायक है, वो काय से बनेंगे, किस विषय से बनेंगे? जीव विज्ञान से। और जो डॉक्टर दवा लिख के देगा वो किस विषय से बना है? काय से बना है? यदि आप नीट क्लियर करते हैं तो देश के हजारों कॉलेज आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि निशातपुरा का सबसे बेहतरीन स्कूल जो मुझे लगता है, यहाँ के बच्चे सारे डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हो? हाथ खड़े करो, बड़ा हाथ खड़ा करो, ताकि हमें मालूम पड़े कि जीव विज्ञान कितने बच्चे लेना चाहते हैं। बस नीचे कर लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ के इतने अच्छे शिक्षक और सभी बच्चे डॉक्टर बने। तो काय से बनेंगे? जीव विज्ञान से। काय से? जीव विज्ञान से। जब वो 11th क्लास में जीव विज्ञान लेंगे। जीव विज्ञान बहुत सरल है, क्योंकि हम आसपास हमारे देख रहे हैं, और उसकी इतनी सारी शाखाएं। ऐसा नहीं है कि यदि आप डॉक्टर नहीं बने तो क्या बनोगे। सबसे बड़ा विषय यही हो जाता है बच्चों के पास कि बस डॉक्टर नहीं बने, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब आप फर्स्ट क्लास सर्विस से लेके नीचे क्लास वर्ग 3 तक सर्विस पा सकते हैं। और तो हम स्कूलों में सर्विस पा सकते हैं। उसके तो बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और अपना स्वयं का स्वरोजगार भी लगा सकते हैं। जीव विज्ञान एक बहुत अच्छा विषय है। हमारे घर में देख रहे हैं कि हम रोजाना जीव विज्ञान क्या क्या देखा आपने जीव विज्ञान में, बताओ। नहीं उत्तर पता है? अपने घर कॉकरोच, कसारी, मक्खी, बिच्छू और सबसे बड़े वो क्या है? कहाँ पे? नहीं मुझे हाथ तो क्या साफ बना रहा, मैं डर जाऊंगा ना रात में। मेरा नाम कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो। भूल गए? मेरा नाम है वाहिद बहरी। ये मेरा नाम याद रखो, बालों को मत देखो।
फील्ड आपके लिए खुल जाएंगी जिसके के थ्रू आप अपना रोजगार, जैसे कि यहाँ पर बहुत लंबे लिस्ट है, अगर मैं पढ़ने लगूँ तो आपकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा। अगली स्लाइड। एक और सब्जेक्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते कॉमर्स? कॉमर्स को ऐसा सोचो आपके गणित का छोटा भाई है। कौन है? गणित का छोटा भाई है। आपके कितने भाई बहन हैं? कितना जरा कॉमर्स जो है वो संख्याओं का खेल है। जब आप किराने वाले से लेके आते हो, भैया 4 साबुन दे दे, 2 लक्स दे दे, 2 ब्यूटी क्रीम दे दे, 2 पॉइंट्स दे दे, 2 ये दे दे, 2 वो दे दे, वो क्या दे दे? वो नहीं पूछेगा। जब सारा सामान लेके आते हो तो एक लिस्ट बना लेता है, वो बनाता है ना। और जब हम बिग बाजार या डीपी सिटी में जाते हैं पिज्जा खाने, तो वहाँ पे टाइप से बिल निकाल देता है ना। यही कॉमर्स है। सीधा सीधा कैलकुलेशन यदि करना है, यदि हम आड़े और खड़े की लाइनों में जोड़ करते हैं, तो कॉमर्स हर जगह काम आने वाली चीज है। दैनिक उपयोग की वस्तु से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक। उसके कोर्सेज आगे बढ़ा दीजिए मैम। बीकॉम, एमकॉम, जो उसके आगे की डिग्री कोर्सेज है। पहले अपना माइंड बनाइए। जैसे मैं अभी इनसे कहूँ कि रानी बेटा आप क्या लेना चाहती हो, अभी माइंड सेट ही हुआ ना आपका। कितने लोगों का माइंड सेट हो गया? हाथ खड़ा कर दो कि मुझे तो यही लेना है। राम जी की तो यही लूंगा, इनके अलावा कहीं नहीं लूंगा। कितने लोगों का माइंड सेट हो गया कि मुझे लेना है? आपको क्या लेना बेटा? मैथ्स साइंस। वेरी गुड। एक बार ताली बजा दो इसके लिए। आपको क्या लेना है बेटा? हाँ बोलो क्या लेना है? आपने हाथ खड़ा, आर्ट्स लेना है। बहुत अच्छे। कोई भी विषय अच्छा या बुरा नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है, वो बात महत्वपूर्ण है। आप चाहे आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लो। अच्छा, अभी एक नया प्रयोग और हो गया है। आप यदि मैथ्स लेते हो, मैथमेटिक्स, तो उसके साथ आप इतिहास का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। यदि आप पीछे से कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ। आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है तो मेरा नाम बता दो। मुझे देखो, मेरे बालों को मत देखो भाई। फिर ये तो बायो की देन है, ठीक है। तो यदि आपको तय करना है तो आपकी 10वीं की एग्जाम होने वाली है, और मैं जानता हूँ कि पूरे इलाके में बहुत शानदार स्कूल आप जिसमें पढ़ रहे हैं, आपकी खुशकिस्मती है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर आपको एक बात बताना है। हालांकि मैं जानता हूँ यहाँ पर सब क्वालिफाइड टीचर बैठे हुए हैं, वो हमसे अच्छा बता रखते हैं। हमारी मेंटर यहाँ पर बैठी है, क्योंकि हम रिसर्च स्कॉलर है, हम रिसर्च कर रहे हैं इस विषय पर, इसलिए यहाँ पर हमें बुलाया नहीं तो वो हमसे भी अच्छा समझा सकती है। जैसा कि वो एक लड़के को उनके शिक्षक ने बताया, हालांकि वो मैं जानता हूँ 10th में अच्छे अंक हैं उसके, फिर भी उन्होंने आर्ट्स लिया। तो आप तय कर लीजिए। मैंने डायरी और पेन इसीलिए बुलाया था आपके पास, क्योंकि अब से 2 महीने बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, उस टाइम हमारी जरूरत पड़ेगी। आपके यहाँ पर टीचर है, मेंटर है, और मेरा नंबर पहले डिस्प्ले में आया था। जितने लोगों ने लिख लिया है, बहुत अच्छा नहीं लिखा तो एक बार लिख लेना। तो मेरा नाम तो याद है आपको? याद हो गया ना? क्या नाम है? और मेरे साथी है मोहम्मद अमित शेख और अक्षर जैन, ठीक है। और आपके यहाँ के टीचर वो आपसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड है, इस बात का आप भरोसा रखिए। जब आप विश्वास करेंगे तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन सलाह देंगे। बेटा आपकी कोई 09 कोई जरूरी बात हो तो यहाँ पे कह दो, ताकि पूरा सदन सुन ले। यदि आप कोई महत्वपूर्ण चर्चा मुझसे भी ज्यादा करना चाहते हो तो विषय आपको साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, और आजकल मिक्स विषय भी चल रहे हैं। एनईपी 2020 कितने लोगों ने सुना है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उस दिन किसी और दिन उस पर बात करेंगे, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण बात है, डायरी के पन्ने में मैंने तारीख इसलिए लिखवाई थी ताकि आप घर जाकर इसको भूल ना जाए। कितने लोगों के कैलेंडर लगा हुआ है?
कैलेंडर है, उस पर जाके आज लिख देना। क्या लिखोगे कि मुझे कौन सा विषय लेना है, 2 महीने में तय करना है, साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना है, उसी तरह सोचना है। और ये सोचना कैसे होगा, ये आपके टीचर आपके यहाँ मंत्री बैठे हैं, वो आपको रोजाना सलाह देंगे, बेटा बैठ जाओ, अभी जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, आपको यूट्यूब नहीं जाएगा। आपसे 2 महीने बाद आप 11वीं में जाने वाले हो, जितने लोग खुशनसीब हैं, और बाकी लोग तो जाने ही वाले हो। ऐसा क्यों सोचते हो? हम क्यों रुकेंगे, हम भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 11वीं में जाएंगे। हमेशा ऐसा ही सोचो। क्या सोचोगे? हम क्यों रुकेंगे, हम भी तो जाएंगे, हमें भी वहीं जाना है, हमें भी कोई एक विषय लेना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अपनी इच्छा के अनुसार। आज जाके कैलेंडर में लिख लेना, और मेरा नंबर है उसको व्हाट्सएप कर देना मुझे। मेरा नंबर लिख लो जरा फटाफट, 99 81 46 25 79। कैलेंडर में जाकर लिख लेना कि मुझे आज से तय करना है कि अपना विषय कौन सा लेना है, इसका फोटो भेजना, तो मुझे भेज देना, तो मेरे को समझ में आ जाएगी कि हमारे मिल जाएगा। आपको सुनाई नहीं पड़ा ना, पास वाले से पूछ लेना बाद में, ठीक है? इसके पास नहीं है तो आज मुझे भेज देना, तो मैं इसको बना दूंगा कि इतने लोगों के समझ में नहीं आई, तो बाकी मैं मैडम से पूछ लूंगा कि इतने लोगों के समझ में नहीं आई, तो बाकी को समझा दे। हाँ, और अभी स्लाइड में बता दूंगा 2 और साथी है मेरे से सीनियर, मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ, और हमारी आदरणीय यहाँ पर मेंटर बैठी है। तो मेरा कहना इतना है, क्या कहना है मेरा, क्या कहना है कि अपना कैरियर, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, अपना लक्ष्य, अपना कैरियर निर्धारित कर लीजिए। क्यों? क्योंकि घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये बेटी है यहाँ पर आई है, ये अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आई है। नहीं तो माँ रात कहती है कि बेटा आटा गुंडा रखा है, रोटियां बना के जाना है, सारा काम छोड़ के यहाँ पर आती हो। आती हो कि नहीं? जोर से बोलो, आते हो कि नहीं? काहे के लिए आते हो यहाँ पर? और ये जो प्यारे प्यारे मेरे छोटे भाई बैठे हैं, ये बस्ता उठा के क्यों भाग के आते हैं वहां से? ताकि वहां जाकर शिक्षा मिलेगी। यहाँ पर आके जो शिक्षा मिल रही है इस स्कूल में आके, मैं कभी इस स्कूल में नहीं आया, अंदर आकर देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि इतना खूबसूरत स्कूल है, इतना अच्छा बना के रखा है। एक बार जोरदार तालियां आपके टीचरों को। इतना अच्छा स्कूल, इतना शानदार स्कूल मैंने अपनी इतनी लंबी लाइफ में इतने बड़े बालों के साथ कभी नहीं देखा। आपने लगे मुझे बहुत बार देखा हो तो वहां से आते जाते हुए कितने लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा, मतलब उस गेट से कोई भी नहीं आता जाता। ये बात महत्वपूर्ण, मेरी लगान बांध लो कि अपने को कुछ बनना है। किसे बनना है? किसको बनना है? तो एक बार हाथ पीछे करो, ऐसे थपथपाओ अपनी पीठ। अच्छा, जिसको नहीं बनना हाथ खड़ा कर दो। किसको नहीं बनना? मतलब सबको बनना है ना? डॉक्टर, कलेक्टर सब बनना है? बनोगे? और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आज से 5-6 साल बाद कोई ना कोई किसी अस्पताल में किसी मरीज का इलाज करते हुए, या कोई पुल बनाता हुआ, या किसी लैब में जांच करता हुआ, कोई ना कोई लड़की या कोई ना कोई लड़का मुझे जरूर दिखेगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आपको अपने आप पे भरोसा है? ठीक है, मैं अपनी बात नहीं समाप्त करूंगा। हमारे बीच हमारी आदरणीय जो भाषण में सिखाती है, इसके बारे में बोल पा रहे हैं, हम सबके मध्य एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर रजनी अग्रवाल का जोरदार तालियां होंगी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और जैसा कि
जागरूक हैं। एक समय था जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमें 3 ही चीजें मालूम थी कि बायोलॉजी लेना है तो मतलब डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेना है तो इंजीनियर बनना है, और आर्ट्स लेना है तो BA MA करके कोई छोटा मोटा बिजनेस या जो भी हमारे घर का बिजनेस है वो हमें संभालना है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनती है तो हम PSC UPSC निकाल के कोई सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। लेकिन अब बात वो नहीं रही है। अब हमारे लिए अपार संभावना है, कोई भी विषय कम नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे वाइस प्रहरी ने कहा, आमीन शेख जी ने कहा, अर्चना मैडम ने कहा कि हमारे लिए अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग संभावनाएं हैं, और इसमें भी अभी इन्होंने तो मुश्किल से अभी 1/4 बताई है, इससे और 4 गुना ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त ये विषय ले रहा है तो मुझे भी यही विषय लेना है, या मेरी सहेली ले रही है इसलिए मैं ये विषय ले रही हूँ, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना, 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है। आप ये सोचेंगे 11th 12th तो हम साथ पढ़ेंगे, नहीं। आपको अगर अपना जीवन आगे की 40 साल अच्छे निकालना है, आगे के 50 साल अच्छे निकालना है, तो आपको वही विषय लेना है जिसमें आपकी रुचि है। रुचि के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। रुचि तो बहुत है हमें, लेकिन हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर रुचि भी हो और हमारे अंदर क्षमता भी हो। यदि हम क्षमता नहीं है, केवल रुचि है तो भी हम नहीं कर पाएंगे, और क्षमता है और रुचि नहीं है तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रुचि नहीं रहेगी, हम उसके अंदर और गहराई में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, और आप अपने बारे में ये मत सोचिए कि मेरे मम्मी पापा ने कह दिया कि मैथ्स ले लो तो मैंने मैथ्स ले लिया, मेरी सहेली ने या मेरे दोस्त ने मैथ्स लिया इसलिए मैंने मैथ्स लिया। बिल्कुल भी ये नहीं करना है ना। आपके दोस्त और सहेली कहीं नहीं जा रहे हैं। अब तो इतने साधन हो गए हैं कि आप उनसे कंटिन्यू टच में रह सकते हैं। हमारे टाइम में तो हम तो टच में भी नहीं रहते थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं होते थे। मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ, मगर आज से 30 साल पहले की स्थिति यही थी, है ना। आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सब चीजें हैं, है ना। लेकिन हमें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आज भी, अभी जाकर आप 10th में 2 महीने बचे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरियर के बारे में सोचिए। आप विषय का चयन कीजिए। अगर आपने विषय का चयन करने में आप चूक गए तो ये समझ लीजिए कि आपके आगे के 10 साल तो कष्ट में जाएंगे, और उसके बाद के भी 50 साल कष्ट में जाएंगे। तो आप अपना जीवन के ये महत्वपूर्ण 10 साल अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार विषय का चुनाव करके उस फील्ड में जाकर रहिए और उसमें काम करिए, और आगे के साल आपके और आपके आने वाले परिवार के साथ आप खुशी खुशी गुजारिए।